आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एल्कीन के जल योजन के लेक्चर थर्ड के अंदर जो एक एग्जाम्पल हमारे पास था जिसमें दो कायरल सेंटर प्रेजेंट थे और कुछ 6 मेंबर रिंग एक बनी हुई थी, उसमें दो कायरल सेंटर हमारे पास थे। तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को मैंने आपको बताया था कि आपको 4 स्टीरियो आइसोमर यहाँ पे बनेंगे, तो आपको बना करके देखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कोशिश करी होगी और उसके 4 जो स्टीरियो आइसोमर है उनको आपने बना लिया होगा। अगर नहीं भी बने हैं तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। हालांकि मैंने अपने इस चैनल के ऊपर स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई लेक्चर यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप लोग ईजिली यहाँ पे समझ जाएंगे। तो बात करते हैं हमारा जो आंसर बन के आया था वो आंसर कैसा दिख रहा था। तो उसमें एक तो लगा हुआ था इस वाले कार्बन के ऊपर CH3, एक प्रेजेंट था OH, नीचे वाले कार्बन के ऊपर एक CH3 था, एक मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ था हाइड्रोजन। ये तो दो हमारे पास कायरल सेंटर थे, इनको स्टार मार्क कर लीजिए। क्लियर। इसके अलावा इस वाले कार्बन के ऊपर भी मैंने एक हाइड्रोजन दिखाया हुआ था क्योंकि स्टेप सेकंड के अंदर मैंने यहीं पे हाइड्रोजन जोड़ा था, तो उसकी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है नहीं क्योंकि उसकी बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस होगा वो दोनों कायरल सेंटर के ऊपर ही होगा। तो जितने कायरल सेंटर होते हैं उनसे डबल जो है यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। तो यहाँ पे कायरल सेंटर हमारे पास 2 हैं, इसलिए स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? 4। अब ये 4 स्टीरियो आइसोमर जो हैं ये कैसे बनेंगे इनको हमें समझना है। स्टीरियो आइसोमर क्लियर कैसे बनेंगे उनकी बात हम लोग करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले 4 रिंग बना लेता हूं और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं कि 4 स्टीरियो आइसोमर जो हैं वो आपको कैसे बनाने हैं। बिल्कुल आसान है, बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग उस बात को ध्यान में रखते हुए चारों स्टीरियो आइसोमर जो हैं वो ईजी वे में बना सकते हैं। तो ये 4 रिंग मैंने बना ली है यहाँ पे। क्लियर। अब देखो हमारा जो फोकस है वो केवल कहाँ होगा? कायरल सेंटर के ऊपर। ये रिंग तो सब में कॉमन रहने वाली है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो कायरल सेंटर हमारा है ये वाला और नीचे वाला, इस पे क्या दोनों पे एक एक CH3 लगे हुए हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगे हुए हैं। अगर मैं कह दूं कि इस वाले ग्रुप के इस वाले जो कायरल सेंटर है इसके ऊपर जो लगा हुआ CH3 है वो अबव द प्लेन है, सही है, और इस वाले जो कायरल कार्बन है इसका CH3 जो है ये भी अबव द प्लेन है। तो देखो क्या बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी भी कार्बन के ऊपर एक ग्रुप को या एक एटम को अबव द प्लेन दिखा दिया है तो जो दूसरा ग्रुप होगा वो अपने आप बिलो द प्लेन चला जाएगा। अबव द प्लेन को तो हम क्या बोलते हैं? ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा जिसको आप अबव द प्लेन बोलते हैं, ये होता है वेज, सही है। और ऐसे जो डॉटेड लाइन होती है ये डॉटेड लाइन होती है डैश। क्लियर है। तो देखो ये अबव द प्लेन है और ये हो गया बिलो द प्लेन जिसको मैंने डैश लिखा है। तो यहां पे CH3 अगर अबव द प्लेन है तो OH जो लगा हुआ है दूसरा ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा बिलो द प्लेन। तो देखो इसको मैं OH को दिखा देता हूं बिलो द प्लेन। इस कार्बन पे भी एक CH3 अगर अबव द प्लेन है तो बचा हुआ हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? हाइड्रोजन चला जाएगा बिलो द प्लेन। समझे या नहीं समझे? दूसरी कंडीशन, अगर मैं कह दूं आपको कि यहां पे कायरल सेंटर पे लगे हुए जो CH3 है, पहला CH3 मैंने दिखा दिया है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे आ गया है CH3 और दूसरा CH3 आ गया है यहाँ पे, दोनों कहाँ हैं? बिलो द प्लेन है। अब देखो इस कार्बन के ऊपर जो दूसरा ग्रुप बचा हुआ है वो कौन है? वो है OH। तो OH को कहाँ दिखाएंगे? अबव द प्लेन। ये वाला जो कायरल कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन बचा हुआ है तो उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे? उसको भी दिखाएंगे अबव द प्लेन। ये आ गया है अबव द प्लेन, क्योंकि हमें तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि इस कार्बन के ऊपर अगर एक ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन चला गया है तो बचा हुआ हाइड्रोजन कहाँ रहेगा? अबव द प्लेन। तो 2 स्टीरियो आइसोमर बनके आ चुके हैं। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि इस वाले कार्बन का CH3 तो अबव द प्लेन है भाई, समझ गए, और इस वाले कार्बन का जो CH3 है वो चला गया है बिलो द प्लेन। समझे या नहीं समझे? तो इस कार्बन के ऊपर जो एक CH3 है वो अबव द प्लेन है तो बचा हुआ OH जो है वो कहां दिखाओगे आप? उसको दिखा दोगे बिलो द प्लेन। क्लियर। इस कार्बन के ऊपर CH3 अगर बिलो द प्लेन है तो हाइड्रोजन कहां होगा? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा अबव द प्लेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं उल्टा कर दूं, इससे जस्ट अपोजिट कर दूं, मैं कहूं कि इस वाले जो कायरल सेंटर है इसके ऊपर CH3 जो है वो आपके पास है बिलो द प्लेन और इस वाले कार्बन का जो CH3 है वो चला गया है अबव द प्लेन, या जिसको आप क्या कहते हैं? वेज।
तो इस कार्बन के ऊपर जो OH प्रेजेंट है वो कहां रहेगा, वो रहेगा अबव द प्लेन, सही है। और इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन रहेगा वो कहां रहेगा, वो चला जाएगा बिलो द प्लेन। समझे या नहीं समझे? तो 4 स्टीरियो आइसोमर आपके सामने है। एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी एक एटम के ऊपर या किसी एक कार्बन के ऊपर या किसी एक कायरल सेंटर के ऊपर अगर आपने कोई एटम या ग्रुप ऑलरेडी जोड़ दिया है अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, तो दूसरा एटम और ग्रुप जो है वो सेम पोजीशन पे नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो वहां पे प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा, और प्रतिकर्षण अगर ज्यादा है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम। तो ये कहानी थी, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा तो वहां पे और डिटेल में इन सारी बातों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हमारा जो फोकस है वो एल्कीन के जलयोजन पे है। इन एग्जांपल्स को आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो आप साथ साथ ऐसे एग्जाम्पल्स की स्टीरियो केमिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करते हुए और समझते हुए चलना है, स्किप नहीं करना है, सही है। अब मैं चलता हूं, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर जो नई बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, हालांकि ये भी नई बात थी लेकिन ये लेक्चर 3rd का एग्जाम्पल था, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने सोचा कि आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो जाए किसी एग्जाम में, तो आपको पूछ भी सकता है ऐसा सवाल। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ही पूछ सकता है, ये तो कई बार पूछता है, सही है ना। तो जल से योग जो है एल्कीन के ऊपर जो वाटर का एडिशन है उसकी खास बातें क्या हैं, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं जो हमें ध्यान रखनी है और जो हमने सीखी है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहली बात तो इस रिएक्शन की जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है, तो मैं कहूंगा कि जो एल्कीन का जल योजन है, एल्कीन का जल योजन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, इसको आप इन्वर्टेड कोमा में लीजिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है। समझे या नहीं समझे? आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, पहचान क्या होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही का जुड़ना। तो पहला जो स्टेप होगा रिएक्शन का उसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, सही है। दूसरी पहचान उसी स्टेप में छिपी हुई है। पहली पहचान तो मैंने लिख दी है, पहचान आप लिखना चाहो तो, क्योंकि टॉपिक आपके लिए आसान बन जाएगा। पहचान क्या है, प्रथम पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग है, सही है। दूसरी पहचान क्या है, दूसरी पहचान है कि एक पाई बंद तो टूटता हुआ नजर आएगा, एक पाई बंद टूटेगा तथा 2 नए सिग्मा बंद बनेंगे, 2 नए सिग्मा बंद बनेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब आप सोचेंगे कि सर प्रथम पद में तो हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रहे थे H+ को जोड़ करके, तो देखो उस स्टेप में भी H2O में जो ऑक्सीजन का जो H2O में जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, और जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो हमेशा किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पे होता है। तो वहां पे देखो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं का तो काम कर रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, यहां पे H, यहां पे O और यहां पे H, तो देखो भाई ये जो अटैक हो रहा है ये हमेशा अटैक जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व से कम इलेक्ट्रॉन घनत्व पे होता है। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर हैं, 2। तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसके ऊपर हो रहा है भाई, वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर। तो या तो आप इसको मान लीजिए, अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो स्टेप सेकंड में क्या हो रहा था, देखो मैं दिखाता हूं आपको। एक जनरल एल्किन लेता हूं RCH डबल बॉन्ड CH2, और आप फिर क्या कर रहे थे, आप हाइड्रोनियम आयन लेके आ रहे थे, ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा पहले स्टेप वाला। तो इसमें देखो जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, अब क्या है तुझे पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो परेशान है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा।
तो ये डबल बॉन्ड जो अटैक कर रहा था, ये किस पे अटैक कर रहा था? इस वाले हाइड्रोजन पे। तो यहां से H+ मिलेगा, वो कहां जाएगा? टर्मिनल कार्बन के ऊपर। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहां से H+ मिलेगा तुझे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यहां पे देख पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है इन दोनों कार्बन के बीच में। तो यहां पे कहानी जो है वो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले स्टेप या तो आप इसको मान लो, क्योंकि हम पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बना के लेके आ रहे हैं और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ रहा है। समझे या नहीं समझे? तो इसको भी दिखा सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ मिल जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहला स्टेप यही बनेगा फिर तो। और नहीं मिले तो हाँ, हमने पहले स्टेप में भी इलेक्ट्रोफाइल ही बनाया है, सही है ना? इलेक्ट्रॉन्स ने ही बनाया है और H+ पे अटैक करके ही बनाया है। तो ये कहानी है। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ गया है, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ा है पहले स्टेप में। दूसरी बात, एक पाई बंद टूट रहा है। तो देखो इस कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा है और एक पाई है, और पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, लूजली ढीले बंधे होते हैं। तो पाई बॉन्ड अटैक कर रहा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, क्योंकि अब जो नया बॉन्ड बनेगा वो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बनेगा। तो एक पाई बंद तो टूट जाएगा और एक सिग्मा तो इसी स्टेप में बन जाएगा। और दूसरा सिग्मा कहां बनेगा? जब कार्बोकेटाइन बन जाता है और थर्ड स्टेप में कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। समझ पा रहे हैं ना? जब H2 अटैक करेगा वापस आके, पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं तो ये H2 वापस आके अटैक करेगा, तो एक सिग्मा वहां बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो ये कहानी है। दोनों आइडेंटिफिकेशन मैंने प्रूव कर दिए हैं। मैकेनिज्म अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे। तीसरी बात क्या है, या फिर ये कहीं दूसरा पॉइंट बना लो इसको। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर या फिर इस अभिक्रिया में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन कौन है भाई? हाइड्रोकार्बन है एल्कीन। हाइड्रोकार्बन ब्रैकेट में लिख लो एल्कीन। इलेक्ट्रॉन्स नहीं पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही आक्रमण, इसको इन्वर्टेड कोमा में लीजिए, नाभिक स्नेही आक्रमण। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो भी भाई, नाभिक स्नेही आक्रमण जो है इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सुनो ध्यान से, नाभिक स्नेही आक्रमण जितना फास्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्यों होगा ऐसा? इस बात को प्रूव करो आप। तो मैं क्या कह रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, हिंदी में आप लिख लेना इसको, अभिक्रिया दर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के। सर इस बात को आप प्रूव करो भाई, साबित करो, तभी मानेंगे हम। तो इसको डब्बे में बंद कर लो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक की। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एटम जो है वो कम डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले एटम पे अटैक करे। तो ये तो जेन्युइन सी बात है, कॉमन सी बात है, ये तो होता ही है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एटम ही अटैक करेगा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले पे। तो ये जो रेट होती है अटैक होने की, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एटम अटैक करेगा, तो वो जितनी फास्ट होगी ये रिएक्शन भी उतनी ही फास्ट होगी। कैसे? देखो भाई, स्टेप सेकंड में हम क्या कर रहे थे, हम कोई एल्कीन जो हमारे पास होता था जिसके ऊपर हमें वाटर जोड़ना होता था, उसका अटैक करवाते थे किस पे? हाइड्रोनियम आयन पे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो उसके ऊपर अटैक करवाएंगे। तो देखो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन होता था, ये डबल बॉन्ड अटैक करता था किसके ऊपर? इस हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये जो अटैक होता है, जो एल्कीन कर रहा है हाइड्रोनियम आयन के हाइड्रोजन पे, यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। और ये कब ज्यादा होगा? ये तब ज्यादा होगा जब यहां पे इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है यही तो कर रहा है अटैक। ये तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना हुआ है, अब ये तो कुछ नहीं करेगा, जो करेगा वो यही करेगा। समझे या नहीं समझे?
तो ये कब करेगा फास्ट अटैक? जब यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो भरपूर होंगे। अब इलेक्ट्रॉन भरपूर कब होंगे? तो मैं कह सकता हूं क्या कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है इसके ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं ये डिफाइन करेंगे या इन पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। या ये पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है या पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये कम ज्यादा कब होगा? तो ये कम ज्यादा निर्भर करेगा इस वाले ग्रुप पे कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है इसके साथ लगे हुए ग्रुप कैसे हैं। अगर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो इस फ्री वैलेंसी पे, देखो भाई इस फ्री वैलेंसी पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, समझना। तो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा क्या? अगर सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। और ऐसा कोई ग्रुप या एटम प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, विड्रॉ करने का मतलब खींचता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा क्या? तो मैं कह सकता हूं अगर इस वाली वैलेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम प्रेजेंट है तो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है इस वाले फ्री वैलेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा भाई? न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम हो पाएगा। समझे या नहीं समझे? एक एग्जांपल लेते हैं, पूछ सकता है किसी एग्जाम में किसी कंपटीशन में। क्या? देखो भाई क्वेश्चन बना देता हूं, आपको आंसर बनाना है इसका। पहला जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसा है, Cl इसके साथ लगा हुआ है CH2, यहां पे CH और डबल बॉन्ड के साथ CH2। क्लियर? इसको ऑप्शन ए बना दिया। ऑप्शन बी में कुछ कहानी ऐसी है, यहां पे मैंने लगा दिया है CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड के साथ CH2। क्लियर है? इसके अलावा ऑप्शन सी जो है इसकी बात हम लोग करें तो ऑप्शन सी में मैंने आपको कह दिया है कि यहां पे मैंने लगा दिया है फ्लोरीन, या फिर इसके अलावा फ्लोरीन, चलो फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, CH2 यहां पे CH और डबल बॉन्ड के साथ CH2। तीन ऑप्शन आपके सामने है, समझना ध्यान से। यहां पे जो देखो फ्री वैलेंसी है इसके ऊपर जो है जो ग्रुप लगा हुआ है वो Cl है। इसका कैसा इफेक्ट होता है? -I कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या? इसका मतलब ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये कम होगा, कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम। यहां पे कैसा लगा हुआ है? यहां पे CH3, ये इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसका कैसा इफेक्ट होता है? +I होता है। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। यहां पे फिर से कौन आ गया? यहां पे फिर से आ गया फ्लोरीन जिसका होता है -I। कहने का मतलब ये है कि सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। ज्यादा कौन खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और रेट क्या हो जाएगा? कम। तो सबसे ज्यादा रेट क्या किसका होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो सबसे ज्यादा रेट होगा बी का, उसके बाद होगा ए का, और सबसे कम होगा सी का। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, फंसना नहीं आपको, क्योंकि कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। अगली बात जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है, इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए, यहां से मैं इसको हटाता हूं। छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको क्लियर करते हुए चलना है। स्टेप सेकंड तक की कहानी हो गई है। स्टेप थर्ड में क्या होता है? स्टेप थर्ड में हम लिखेंगे कि द्वितीय पद में, आप देखेंगे मैकेनिज्म में तो आपको सारी बातें नजर आएंगी। द्वितीय पद में बना हुआ कार्ब धनायन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कार्बोकेटाइन, में यदि पुनर्विन्यास, जिसको अंग्रेजी में रीअरेंजमेंट कहते हैं, पुनर्विन्यास होने की संभावना हो, होने की संभावना हो तो पुनर्विन्यास द्वारा अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन का निर्माण किया जाता है।
सही है, जिसके एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए कि अगर कार्बोकेटाइन जो है वो बना है आपके पास सेकंड स्टेप में, जो कि बनेगा ही, और उसमें अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो आपको करवाना है, और कम स्टेबल कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में चेंज करना है। ये बात हुई हमारे पास तीसरी। चौथी बात जो है वो आपको इसमें शामिल कर सकते हैं। चौथी बात क्या होगी, देखो इस एग्जाम्पल को मैं हटा देता हूं यहां से। चौथी बात मार्कोनिकोव रूल से रिलेटेड है। सही है, तो मैंने आपको बता भी दिया था। चौथी बात आप बना के लिखना चाहो तो लिख लो। ये कंक्लूजन है एक तरीके से इस रिएक्शन का, जो बातें हमने सीख ली हैं यहां से। मार्कोनिकोव नियम के अनुसार, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ध्रुवीय अभिकर्मक का, पोलर रिएजेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ध्रुवीय अभिकर्मक का योग करवाया जाता है। समझे या नहीं समझे? मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ध्रुवीय अभिकर्मक का योग करवाया जाता है। ये सारी बातें हमने यहां से सीख ली है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, यहीं से हमें जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो मिल सकते हैं, क्लियर होंगे। मैकेनिज्म आप जरूर देख लें, जो 2-3 लेक्चर मैंने पढ़ा दिए इससे पहले, तो उनमें मैंने मैकेनिज्म भी आपको करवाया है। लास्ट में जाते जाते 2 एग्जाम्पल आपके लिए, आंसर जो है वो अगले वीडियो के अंदर या फिर इसी वीडियो के कमेंट में आपको बताना है। पहला CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे आपको वाटर का एडिशन करवाना है। एरो पे कंडीशन वही है H2SO4। मुझे एक बात बताओ, इस वाले एग्जाम्पल में जो मैंने बोर्ड पे लिखा है एथीन का, एथीन में क्या मार्कोनिकोव रूल लगेगा? एथीन में क्या मार्कोनिकोव रूल लगेगा? तो भाई एथीन में मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये एक सममित एल्कीन है, तो आपको उत्पाद बनाते टाइम टेंशन नहीं लेनी है कि कहाँ हाइड्रोजन जोड़ें, कहाँ OH जोड़ें। समझे या नहीं समझे? एक मैंने एल्कीन आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो 2 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।